सभी को नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल में। तो आज से हम स्टार्ट करेंगे फरवरी मंथ 2024 की मूमल करंट अफेयर्स। तो इसमें राजस्थान परिदृश्य आज से स्टार्ट करेंगे और इसमें चर्चित व्यक्ति और स्थान जनवरी 2024 के जो भी है वो हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। पहला पॉइंट है, वर्ष 2024 के लिए घोषित किए गए पद्मश्री सम्मान से प्रदेश के किन लोगों को सम्मानित किया जाएगा। तो किन लोगों को सम्मानित किया जाएगा पद्मश्री सम्मान से? तो इनका नाम याद रखिए, जानकी लाल, पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग, डॉक्टर माया टंडन, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद। इनको सम्मानित किया जाएगा पद्मश्री सम्मान से। तो डॉक्टर माया टंडन की बात करें तो ये कौन है? ये जयपुर की रहने वाली है और 1995 में जेके लोन अस्पताल में अधीक्षक पद से सेवानिवृत्त हो चुकी है। ठीक है। सड़क दुर्घटना में घायल लोगों के लिए जीवन रक्षा प्रणाली का प्रशिक्षण देने वाली है और इनको पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। तो पहली है माया टंडन। दूसरे हैं पंडित लक्ष्मण भट्ट तेलंग, ये भी जयपुर के रहने वाले हैं और ये ध्रुपद गायकी के संत वादक है। ठीक है। नेक्स्ट है जानकी लाल, ये भीलवाड़ा के रहने वाले हैं और ये बहरूपिया यानी भांड कला को देश विदेश में इन्होंने पहुंचाया है। इसके लिए इन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया जाएगा। नेक्स्ट है दो बंधु है, अली मोहम्मद और गनी मोहम्मद, बीकानेर के रहने वाले हैं। गायकी और संगीत की दुनिया में जाने माने कलाकार हैं ये और इन्होंने मांड गायन में मीरा के भजन और पधारो हमारे देश भी गाया है और 4 पद्मश्री 5 लोगों को प्रदान किए जाएंगे। तो ये याद रखिए, पद्मश्री 4 है लेकिन 5 लोग हैं। नेक्स्ट है राज्य स्तरीय कथा अलंकरण सम्मान 2023-24 अभी अनाउंस हुए हैं और ये प्रदान किए गए हैं जोधपुर की तरफ से। कथा साहित्यिक और सांस्कृतिक संस्थान है जोधपुर, इसकी ओर से 28 जनवरी 2024 को 11 साहित्यकारों को ये जो कथा अलंकरण सम्मान है ये प्रदान किए गए हैं। तो ये कौन कौन है? तो पहला है इसके अंदर नंद चतुर्वेदी कविता सम्मान, ये दिया गया है श्री विनोद पदराज, सवाई माधोपुर के हैं। यत्क्रौंच मिथुना देकम के लिए इनकी कृति है ये। दूसरा सम्मान है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी कथा सम्मान, ये दिया गया है डॉक्टर प्रबोध कुमार गोविल, जयपुर के हैं, समग्र सृजन कर्म के लिए। तीसरा है रघुनंद त्रिवेदी कथा सम्मान, प्रगति गुप्ता जोधपुर की है, इनको स्टेपल्स पर्चियों के लिए दिया गया है। चौथा है सत्य प्रकाश जोशी कविता सम्मान, ये डॉक्टर मंगत बादल को दिया गया है, समग्र सृजन कर्म के लिए। पांचवा है सांवर दैया कथा सम्मान, डॉक्टर जितेंद्र सोनी को दिया गया है और इनकी कृति का नाम है भरखमा, राजस्थान कहानी संग्रह है ये। चैन सिंह परिहार साहित्य सम्मान, ये दिया गया है डॉक्टर ओम भाटिया को, समग्र सृजन कर्म के लिए। अगरचंद नाहटा लिप्यांतरण सम्मान, ये दिया गया है देवी प्रसाद बागडोरिया के लिए, मीराबाई राजस्थान से, असमिया। ठीक है। नेक्स्ट है डॉक्टर नारायण सिंह भाटी अनुवाद सम्मान, ये डॉक्टर घनश्याम नाथ कच्छावा को दिया गया है, समग्र अनुवाद क्रम के लिए। अगला है मखपूर सईदी साहित्य सम्मान, डॉक्टर सरवत खान को, समग्र सृजन के लिए। तो ये आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इनको याद कर लीजिए। नेक्स्ट है 25 जनवरी 2024 को प्रदेश के किन 2 ब्यूरोक्रेट्स अधिकारियों को सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है। तो 2 ब्यूरोक्रेट्स है, अधिकारी है मतलब, इनको चुनावी अभ्यास पुरस्कार प्रदान किया गया है। पहले का नाम है श्री अंशदीप, जिला कलेक्टर है, ठीक है, और दूसरे हैं विकास कुमार सिंह, ये आईजी है। तो इन दोनों को चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया गया है। तो राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर ये इनको प्रदान किए गए इलेक्टोरल बेस्ट प्रैक्टिस अवार्ड 2023 से इनको सम्मानित किया गया है और इनमें प्रदेश के 2 अधिकारी हैं, डॉक्टर श्री अंशदीप है और विकास कुमार सिंह है। तो श्री अंशदीप की बात करें तो ये श्रीगंगानगर के जिला कलेक्टर है और इनको विधानसभा चुनाव 2023 के दौरान आईटी में पहल के लिए पुरस्कृत किया गया है। नवाचार इलेक्शन बड़ी ऐप इन्होंने बनाया है। नेक्स्ट है विकास कुमार सिंह, राजस्थान पुलिस में आईजी रहते हुए चुनाव प्रबंधन में अभिनव उपाय करके चुनाव के दौरान अवैध मादक पदार्थ और नकदी जब्त करने का अभियान इन्होंने चलाया, विकास कुमार सिंह ने। तो इसके लिए भी इनको सम्मानित किया गया सर्वोत्तम चुनावी अभ्यास पुरस्कार 2023 से। प्रदेश के किन पुलिस अधिकारियों को वर्ष 2024 का राष्ट्रपति पदक प्रदान किया जाएगा? तो 2 अधिकारी हैं, इनका नाम है सचिन मित्तल आईपीएस है
और दूसरे हैं एस सेंगाथीर, ये आईपीएस है। तो इन दोनों को राष्ट्रपति पुलिस पदक इससे सम्मानित किए जाने की घोषणा की गई है। इसके अलावा 16 पुलिस अधिकारियों को सराहनीय सेवाओं के लिए पदक देने की घोषणा भी की गई है। जयपुर अंतर्राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल जिफ के 16वें संस्करण में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार किसे प्रदान किया जाएगा? तो लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार प्रदान किया जाएगा कामिनी कौशल, ये अभिनेत्री है, और मुरलीधर सोनी, ये इतिहासकार है। तो इन दोनों को जयपुर जिफ के 16वें संस्करण के अंदर, जो कि होगा 9 से लेकर 13 फरवरी 2024 को, इसके अंदर सम्मानित किया जाएगा कामिनी कौशल और मुरलीधर सोनी। वर्ष 2024 में राजस्थान की कितनी राज्यसभा सीटों पर चुनाव होंगे? तो 2024 के अंदर 3 सीटों पर चुनाव होंगे राज्यसभा की, और ये जो है अप्रैल 2024 के अंदर ये नए सांसद चुने जाएंगे। तो ये तीनों रिक्त हुई थी राज्यसभा के सांसद किरोड़ीलाल मीणा के इस्तीफे से रिक्त हुई सीट पर, दूसरा है पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की से रिक्त हुई सीट पर, और केंद्रीय मंत्री है भूपेंद्र यादव। इनका कार्यकाल पूरा होने पर अप्रैल 2024 में राज्यसभा की 3 सीटों पर नए सांसद चुने जाएंगे। हाल ही में जोधपुर का पुलिस कमिश्नर किसे बनाया गया है? तो आईपीएस राजेंद्र सिंह है, इनको बनाया गया है जोधपुर का पुलिस कमिश्नर। इसके अलावा बात करें आईपीएस राजीव कुमार शर्मा, इनको डीजी एसीबी बनाया गया है। 9 जनवरी 2024 को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के द्वारा प्रदान किए गए वर्ष 2023 के राष्ट्रीय खेल पुरस्कारों में जो है प्रदेश की कौन सी खेल प्रतिभा देश की पहली अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता महिला घुड़सवार बनी है? तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये बनी है, इनका नाम है दिव्यकृति सिंह। ये जो है प्रदेश की पहली अर्जुन पुरस्कार प्राप्त करता महिला घुड़सवार बनी है। तो एशियाई खेलों में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रचने वाली है जयपुर की दिव्यकृति सिंह। इनको अर्जुन पुरस्कार 2023 प्रदान किया गया है, और इक्वेस्ट्रियन घुड़सवारी में ये पुरस्कार पाने वाली देश की पहली महिला है। तो देश की पहली महिला है, इसलिए इम्पोर्टेंट है ये। इनका नाम है दिव्यकृति सिंह। मशहूर एथलेटिक्स है कोच महावीर सोनी, इनको द्रोणाचार्य पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, द्रोणाचार्य पुरस्कार से किसको सम्मानित किया गया है? महावीर सोनी जी को। महावीर सोनी भी जयपुर के रहने वाले हैं, तो जयपुर के हैं दोनों। दिव्यकृति सिंह भी जयपुर की है और महावीर सोनी भी जयपुर के हैं। जनवरी 2024 में दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान के वार्षिक आम सभा में अध्यक्ष किसे चुना गया है? तो वार्षिक आम सभा के अंदर अध्यक्ष चुना गया है दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान को। ठीक है, राजस्थान के द्वारा जो है ये अध्यक्ष चुना गया है राजबाला सैनी को। अध्यक्ष है राजबाला सैनी, महासचिव है हिम्मत सिंह गुर्जर, और कोषाध्यक्ष है राजेश अग्रवाल। तो ये दिव्यांग पैरा स्पोर्ट्स एसोसिएशन ऑफ राजस्थान ने अपना अध्यक्ष किसे चुना है? राजबाला सैनी को। 27 से 31 जनवरी 2024 को राजस्थान इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल रिफ, इसका 10वां संस्करण कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो 27 से लेकर 31 जनवरी को आयोजित किया गया, जयपुर के अंदर आयोजित किया गया है। और इसकी थीम भी याद रखिए, यूथ एवं फिल्म हेरिटेज। थीम क्या है इसकी? यूथ एवं फिल्म हेरिटेज। प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड कन्नड़ मलयालम फिल्मों की अभिनेत्री है इति आचार्य, इनको प्रदान किया गया। तो ये है प्राइड ऑफ राजस्थान अवार्ड। 8 से 9 जनवरी 2024 को बेलगांव कर्नाटक में आयोजित 20वीं सीनियर राष्ट्रीय रोल बॉल प्रतियोगिता में राजस्थान महिला वर्ग ने कौन सा पदक जीता है? तो कर्नाटक के अंदर राजस्थान महिला वर्ग ने स्वर्ण पदक जीता है। तो याद रखिए, ये थी कौन सी प्रतियोगिता? राष्ट्रीय रोल बॉल प्रतियोगिता। तो 20वीं सीनियर राष्ट्रीय रोल बॉल प्रतियोगिता में राजस्थान के विजेता रहा महिला वर्ग में ने स्वर्ण पदक जीता है, और पुरुष वर्ग ने कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। नेशनल वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता, इसका आयोजन किया गया जनवरी 2024 में ईटानगर के अंदर। और राजस्थान के पदकों की बात करें तो 7 पदक जीते हैं महिला और पुरुषों ने मिलकर। इसमें 3 गोल्ड है, 2 रजत है और 2 कांस्य पदक जीते हैं। पदक विजेता खिलाड़ी है विनोद लखानी, इन्होंने 151 केजी वर्ग के अंदर स्वर्ण पदक जीता है। और इन्होंने 322 केजी वजन उठाकर, कितना? 322 केजी वजन उठाकर टोटल वेट का स्वर्ण पदक भी जीता है। तो विनोद लखानी, इन्होंने 2 पदक जीते हैं, 151 केजी भार वर्ग में, और 322 केजी इन्होंने उठाया है और टोटल वेट का स्वर्ण पदक जीता है। और नेशनल रिकॉर्ड भी इन्होंने बनाया है। 109 केजी वजन वर्ग में जूनियर और सीनियर वर्ग में 2 गोल्ड मेडल जीते गए हैं। उपेंद्र सिंह ने रजत पदक प्राप्त किया है।
और महिला वर्ग की बात करें तो अंकिता पूनिया और राखी पुरोहित, इन्होंने रजत पदक प्राप्त किया है। ठीक है, तो इस तरीके से ईटानगर के अंदर आयोजित हुई है वेट लिफ्टिंग। ठीक है, वेट लिफ्टिंग प्रतियोगिता 7 पदक प्राप्त किए हैं राजस्थान ने, 3 गोल्ड, 2 रजत और 2 कांस्य। 67वें नेशनल स्कूल नेशनल गेम्स 2023-24 की बात कर लेते हैं। तो स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा देश भर में आयोजित हुए ये 67वें स्कूल नेशनल गेम्स। इसमें राजस्थान ने कई स्पर्धा में पदक हासिल किए हैं। बास्केटबॉल छात्रा वर्ग की बात करें तो अंडर-14 की विजेता रही राजस्थान और उपविजेता रही तमिलनाडु। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट में यशिता कंवर को घोषित किया गया। तो ये था, बास्केटबॉल की बात हो गई, बास्केटबॉल राजस्थान ने जीता है। इसके बाद में बैडमिंटन की बात करें छात्र वर्ग की, अंडर 14, तो राजस्थान इसके अंदर राष्ट्रीय चैंपियन बना है। हरमत पंडित और अंशुमान चौधरी जो है राष्ट्र विजेता टीम के खिलाड़ी रहे हैं। लॉन टेनिस की बात करें, तीसरा स्पोर्ट है लॉन टेनिस। इसका अंडर 17 का आयोजन जोधपुर के अंदर किया गया और इसके अंदर भी राजस्थान की छात्रा टीम ने गोल्ड मेडल जीता है और विजेता खिलाड़ी है इसके अंदर जानवी काजला और दिव्या यादव। हैंडबॉल प्रतियोगिता की बात करें तो हिसार के अंदर हुई थी ये। राष्ट्रीय प्रतियोगिता में राजस्थान ने इसके अंदर कांस्य पदक जीता है। ठीक है, कप्तान थे इसके आशीष कुमार। शतरंज महिला के अंदर कांस्य पदक जीता है। ठीक है, स्क्वैश की बात करें तो व्यक्तिगत और टीम श्रेणियों में उदित मिश्रा ने स्वर्ण पदक जीता है। वे स्क्वैश में भारत के सभी शैक्षिक बोर्डों के स्कूलों में शीर्ष खिलाड़ी बने हैं स्क्वैश में। जूडो की बात करें तो जूडो के अंदर अंडर 14 में राजस्थान चैंपियन बना है। जूडो के अंदर विजेता रहे इसके सौम्य सेन और सतीश डांगी। जूडो में राजस्थान के मुकेश ने कितने 2 स्वर्ण पदक जीते हैं। कबड्डी की बात करें तो राजस्थान ने छात्र छात्रा वर्ग के अंदर कांस्य पदक जीता है। राजस्थान को 67वें नेशनल स्कूली गेम्स में 6 खेलों की मेज़बानी मिली थी। जयपुर में हुआ कबड्डी अंडर 17 छात्रा वर्ग का, बीकानेर के अंदर हुआ वेट लिफ्टिंग, बाड़मेर में हुआ बास्केटबॉल, जोधपुर में हुआ लॉन टेनिस और श्रीगंगानगर के अंदर हुआ जूडो अंडर 19 छात्र छात्रा वर्ग का। तो इस तरीके से 6 खेलों की मेज़बानी की है राजस्थान ने। 13 जनवरी 2024 को कर्नाटक के विजयपुर में आयोजित 28वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता में विजेता राज्य कौन सा है। 28वीं राष्ट्रीय रोड साइकिलिंग प्रतियोगिता, इसके अंदर विजेता राज्य है राजस्थान। तो राजस्थान ने इतिहास रच दिया है साइकिलिंग प्रतियोगिता के अंदर। ठीक है, ऐतिहासिक प्रदर्शन रहा है राजस्थान का और ये आयोजित हुई थी विजयपुरा कर्नाटक के अंदर। विजेता रहा इसके अंदर राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते हैं। राजस्थान ने कर्नाटक के अंदर जीते हैं, साइकिलिंग के अंदर जीते हैं 21 पदक, जिसमें 13 स्वर्ण है, 6 रजत है और 2 कांस्य पदक जीते हैं। सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब दिया गया है खेताराम चिंगा को। ठीक है, इनका नाम याद रखिए, खेताराम चिंगा, इनको सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का खिताब दिया गया है। साइकिलिंग के हैं ये। ठीक है, साइकिलिंग करते हैं ये। और इसके अलावा बात करें तो हैदराबाद में आयोजित 42वें अखिल भारतीय पुलिस घुड़सवारी प्रतियोगिता में राजस्थान पुलिस घुड़सवारी टीम ने 3 स्वर्ण पदक जीते हैं, 6 रजत और 3 कांस्य पदक सहित कुल कितने 12 पदक जीते हैं। और कुल कितनी ट्रॉफियाँ जीती है, 5 ट्रॉफियाँ राजस्थान ने प्राप्त की है। इसके अलावा बात करें 46वीं जूनियर बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल जो कि श्री महावीर जी करौली के अंदर आयोजित हुई है। ये 46वीं जूनियर लेवल की बालक राष्ट्रीय हैंडबॉल प्रतियोगिता थी, महावीर जी करौली में आयोजित हुई। इसके अंदर राजस्थान ने रजत पदक जीता है। कौन सा पदक जीता है, राजस्थान ने रजत पदक जीता है। और विजेता कौन बना, हरियाणा। तो हैंडबॉल के अंदर तो हरियाणा बन गया और राजस्थान ने इसमें रजत पदक जीता है। इसके अलावा हैदराबाद में जो पुलिस घुड़सवारी टीम में राजस्थान ने कितने 12 पदक जीते हैं। बाबूलाल कटारा की बात करें तो इनको निलंबित कर दिया है राज्यपाल कलराज मिश्र के द्वारा। तो कौन से आर्टिकल का प्रयोग किया गया है, आर्टिकल 317(2) के तहत। ठीक है, अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए बाबूलाल कटारा को सस्पेंड कर दिया है 317(2) के तहत। नेक्स्ट है इम्पोर्टेंट है आर्यन सिंह। आर्यन सिंह को दिया गया है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2024 से इनको सम्मानित किया गया 22 जनवरी 2024 को। और द्रौपदी मुर्मू ने इनको सम्मानित किया है, कोटा के रहने वाले हैं और इन्होंने एक एग्रोबोट बनाया है। ठीक है, कम कीमत में संचालित एक एग्रोबोट बनाया है और ये किसानों के लिए बीज बोने, फसल काटने, जानवरों से फसल की सुरक्षा करने में ये सक्षम है। और इसके लिए मेरा साथी ऐप, ये है मेरा साथी ऐप, इसको केंद्र सरकार ने किसानों के लिए उपयोगी मानकर अपने कार्यक्रम में शामिल किया है। तो इन्होंने एक एग्रोबोट बनाया है मेरा साथी ऐप के नाम से
और केंद्र सरकार ने आर्यन को मेरा साथी ऐप जो है इसका ब्रांड एम्बेसडर भी बनाया है। तो इन्होंने एक एग्रो बोट बनाया है एक तरीके से। नेक्स्ट है हरिशंकर भावड़ा, ये 96 साल के थे, 96 साल के थे और इनका हाल ही में निधन हो गया 25 जनवरी 2024 को। ये राजस्थान विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और पूर्व उप मुख्यमंत्री भी थे। पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2024 का आयोजन 24 जनवरी 2024 को कहाँ किया गया? तो पश्चिमी राजस्थान उद्योग हस्तशिल्प उत्सव का आयोजन किया गया जोधपुर के अंदर और ये उद्घाटन किया है हमारे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा। उद्योग हस्तशिल्प उत्सव 2024 जोधपुर के अंदर जो है इसके अंदर लघु उद्योगों की स्टॉल लगाई गई है इसके तहत। केंद्र सरकार ने राजस्थान में मिलने वाले किस खनिज पदार्थ को खनिज की श्रेणी में संशोधन करके क्रिटिकल मिनरल की श्रेणी में शामिल किया है? तो पहले खनिज था ये और अब हो जाएगा ये क्रिटिकल मिनरल। तो ये पोटास को शामिल किया है राजस्थान केंद्र सरकार ने। ये राजस्थान में मिलने वाला है खनिज पदार्थ। तो पोटास को मिनरल श्रेणी से क्रिटिकल मिनरल श्रेणी में शामिल करने से अब केंद्र सरकार माइनिंग का काम सीधा अपने हाथ में ले सकेगी। जल्द ही 2 ब्लोचौर पूर्व अब बीकानेर के लखासर और हनुमानगढ़ के सतीपुरा में जो है यह पोटास के भंडार होने का पता चला था। तो अभी जो है 2 वर्ष पूर्व की बात करें तो बीकानेर के लखासर के अंदर पोटास मिला था और हनुमानगढ़ के सतीपुर में मिला था। ठीक है, अब इसको जैसे ही केंद्र सरकार ने क्रिटिकल मिनरल में शामिल किया है तो इसका कंट्रोल किसके हाथ में आ जाएगा? केंद्र सरकार के हाथ में। नेक्स्ट है क्या फ़ायदा होगा इससे? खाद बनाने के कारखाने लगने से किसानों को सस्ता और समय पर फर्टिलाइजर उपलब्ध होगा। एक तो पोटास से जुड़े सीसा, केमिकल और विस्फोटकों से जुड़े उद्योग प्रदेश के अंदर स्थापित होंगे। इसके अलावा प्रदेश के को रॉयल्टी के रूप में बड़ा राजस्व मिलेगा और जो है इसके आवंटन की निविदाएं भी होगी। तो बात करें पोटास को किस में शामिल किया गया है? क्रिटिकल मिनरल की श्रेणी में। फ्रांस के राष्ट्रपति एमुअल मैक्रोन और प्रधानमंत्री मोदी की जयपुर यात्रा के बारे में बात करें तो 25 जनवरी 2024 को नरेंद्र मोदी और फ्रांस के राष्ट्रपति एमुअल मैक्रोन जयपुर की 1 दिवसीय यात्रा पर रहे और यहाँ उन्होंने जयपुर शहर में रोड शो भी किया था और जयपुर स्थित हेरिटेज स्थल जंतर मंतर हुआ, हवा महल हुआ, चौपड़ हुई, बाजार आदि का इन्होंने भ्रमण किया था। तो इस यात्रा से क्या होगा कि जयपुर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्यटन का केंद्र बनेगा, इंटरनेशनल लेवल पर पर्यटन का केंद्र बन जाएगा। हैंडीक्राफ्ट उद्योग को दुनिया भर में पहचान मिलेगी और हैंडीक्राफ्ट निर्यात को बूस्ट मिलेगा। तो 1 दिन की यात्रा से इतना फ़ायदा हो जाएगा हमारे राजस्थान को। ठीक है, जयपुर के अंदर जो हैंडीक्राफ्ट इंडस्ट्री है उसको दुनिया भर में पहचान मिलेगी और हैंडीक्राफ्ट का निर्यात बढ़ेगा। 29 जनवरी से लेकर 9 फरवरी 2024 तक भारत सऊदी अरब का संयुक्त युद्धाभ्यास साड़ा तकनीक कहाँ आयोजित किया गया? तो ये आयोजित किया गया है महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर। ठीक है, तो यूएई और भारत का है ये साड़ा तकनीक तनसीक। 17 फरवरी 2024 से वायुसेना का अभ्यास वायुशक्ति 2024 कहाँ आयोजित होने जा रहा है? तो 17 फरवरी से होगा वायुसेना का अभ्यास है वायुशक्ति 2024। तो ये चांदन फील्ड फायरिंग रेंज जोधपुर एयरबेस के अंदर आयोजित होने जा रहा है। ठीक है, तो 2 वर्ष के बाद में यह आयोजित होगा। स्वदेशी अभ्यास है वायुशक्ति 2024 और इसका आयोजन होगा चांदन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर। इस अभ्यास के अंदर बात करें तो महिला पायलट भी शामिल हो गई है होएगी। इसमें 140 विमान भाग ले रहे हैं, इसमें से 100 फाइटर प्लेन इसके अंदर शामिल है। इसमें बात करें तो रफाल की अत्याधुनिक मिका मिसाइल इसका विशेष आकर्षण रहेगी। ध्यान रखिए मिका मिसाइल के बारे में। मिका मिसाइल क्या है? दागो और भूल जाओ। इसके अलावा भी इसके अंदर सुखोई 30 होगा, MKI MiG-29 होगा, LCA तेजस होगा, मिराज 2000 होगा, MiG-21 होगा, बाइसन, हॉक और जगुआर विमान भी इसमें शामिल होंगे। तो इसके अंदर विशेष आकर्षण क्या रहेगा? मिका मिसाइल और ये है दागो और भूल जाओ। 18 से 19 जनवरी 2024 को राजस्थान पुलिस का साइबर सुरक्षा हैकाथन 1.0 कहाँ आयोजित किया गया? तो जयपुर के अंदर आयोजित किया गया है। ये साइबर सुरक्षा को लेकर था हैकाथन और इसके मुख्य अतिथि रहे गृह राज्य मंत्री है जवाहर सिंह बेडम। ठीक है, इसके अलावा बात करें जनवरी 2024 में अंतर्राष्ट्रीय ऊँट महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया है? तो बीकानेर के अंदर ऊँट महोत्सव मनाया गया है। बीकानेर में एकमात्र ऊँट प्रजनन केंद्र स्थित है। एकमात्र ऊँट प्रजनन केंद्र कहाँ पर स्थित है? पूछ ले एग्जाम में, तो बीकानेर में स्थित है। और इस वर्ष जो ऊँट महोत्सव बीकानेर के अंदर मनाया गया का आयोजन किया गया
उसकी थीम क्या थी? आइकन्स ऑफ बीकानेर। क्या थीम थी उसकी? आइकन्स ऑफ बीकानेर। अंतर्राष्ट्रीय मरु महोत्सव जैसलमेर के अंदर, अब ये तो था ऊपर ऊंट महोत्सव और अब ये है मरु महोत्सव। मरु महोत्सव जैसलमेर के अंदर पोखरण के अंदर आयोजित किया गया 22 से लेके 24 फरवरी 2024 को। इसके अलावा बात करें एक तीसरा महोत्सव भी है, सांभर महोत्सव। तो ये जयपुर के सांभर झील में 26 से 27 जनवरी 2024 को पर्यटन विभाग ने इसको आयोजित किया है। ध्यान रखिए, सांभर महोत्सव को किसने आयोजित किया है? पर्यटन विभाग में, जयपुर में। मरु महोत्सव जैसलमेर के अंदर, बीकानेर में ऊंट महोत्सव। 21 जनवरी 2024 को केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी। इन्होंने कहाँ पर राम सेतु रेलवे ओवरब्रिज बालोतरा का लोकार्पण किया। तो ये जो है कहाँ पर किया गया इसका राम सेतु रेलवे ओवरब्रिज का लोकार्पण? तो बालोतरा के अंदर किया गया है, ध्यान रखिए। तो केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री है नितिन गडकरी। इन्होंने बालोतरा के अंदर रेलवे ओवरब्रिज राम सेतु का लोकार्पण किया। यह ओवरब्रिज राष्ट्रीय राजमार्ग 112 जोधपुर, इसके बाद में बाड़मेर रेलवे सेक्शन पर रुपये 102 करोड़ की लागत से 2 किलोमीटर लंबाई में 2 लेन का बना हुआ है। तो 2 किलोमीटर लंबाई का ये है राम सेतु रेलवे ओवरब्रिज। कहाँ पर लोकार्पण किया है इसका? बालोतरा के अंदर। नेक्स्ट है राज्य के अंदर 5G टेस्टिंग लैब। तो 5 स्थानों पर ये शुरू की जा रही है केंद्रीय दूरसंचार विभाग के द्वारा। ये देश के 100 उच्च शिक्षण संस्थानों के अंदर की जाएगी ये टेस्टिंग लैब स्थापित। इसके अंदर राजस्थान के कितने स्थान है? 5 है। 100 में से राजस्थान के कितने हैं? 5 स्थान है जहाँ पर 5G टेस्टिंग लैब स्थापित की जाएगी। तो 5 विश्वविद्यालय कौन कौन से हैं? पहला है IIT जोधपुर, दूसरा है MBM विश्वविद्यालय जोधपुर, बिट्स पिलानी झुंझुनू, MNIT जयपुर और वनस्पति विद्यापीठ निवाई टोंक। ठीक है। और इसके लिए केंद्र और संस्थान को की वित्तीय वहन होगा 80:20। तो 80 तो देगा केंद्र और 20 देगा संस्थान। तो इसके सहयोग से ये 5G टेस्टिंग लैब स्थापित की जा रही है 5 स्थानों पर। अगला है काउंसिल ऑफ एनर्जी एनवायरनमेंट एंड वाटर की रिपोर्ट 2012 से लेके 22 की रिपोर्ट है ये। तो इसके अनुसार क्या है कि देश की 55% तहसीलों में पिछले दशक 2012 से लेकर 22 के अंदर बारिश में 10% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कितनी परसेंट की? पिछले 10 वर्षों के अंदर 10% की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। और जून से सितंबर के दौरान 30% से अधिक की बढ़ोतरी हुई है। 2012 से 22 के बीच पश्चिमी राज्यों में बारिश बढ़ रही है। कौन से राज्यों में बढ़ रही है? पश्चिमी राज्यों के अंदर। और पूर्वी राज्यों की बात करें तो बारिश कम हो रही है। इसमें राजस्थान, गुजरात, मध्य महाराष्ट्र में बारिश में 10% से अधिक की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। तो भारत के जो पूर्वी राज्य है इसके अंदर बारिश कम हो रही है और पश्चिमी राज्यों के अंदर बढ़ रही है। राजस्थान की बात करें तो राजस्थान के अंदर जैसलमेर, बाड़मेर और बीकानेर में 80% तक बारिश बढ़ी है। और बीते 10 साल में पूरे राजस्थान में मानसूनी बारिश बढ़ी है। कौन सी बारिश बढ़ी है? पिछले 10 सालों में मानसून बारिश बढ़ी है। लेकिन जैसलमेर से लेकर धौलपुर तक, मतलब पश्चिम से पूर्व तक, पश्चिम में तो ज़्यादा हो रही है बारिश, पूर्व के अंदर कम होती जा रही है। तो बीते 10 साल में कहाँ पर कितनी बढ़ी है मानसूनी बारिश? तो जैसलमेर शहर की बात करें तो 79% बढ़ी है। इसके बाद में बाड़मेर शहर में 62% बढ़ी है। इसके बाद में पाली शहर के अंदर 20% बढ़ी है। जोधपुर में 46% बढ़ी है। सिरोही में 41%, जालौर में 47%, हनुमानगढ़ में 16%। ठीक है। हाड़ौती क्षेत्र में 30 से 40%, बीकानेर में बढ़ी है 46%। 1982 से लेकर 2011 तक की बारिश को इन्होंने आधार माना है। कब से कब तक की? 1982 से लेकर 2011 तक की। CEEW की डिकोडिंग इंडिया चेंजिंग मानसून पैटर्न नामक रिपोर्ट थी। इसके अंदर पूरे देश में 4500 से अधिक तहसीलों के अंदर वर्ष 1982 से लेकर 2022 के दौरान जो बारिश हुई है इसका इन्होंने अध्ययन किया है। ठीक है। तो ध्यान रखिए, 1982 से लेकर 2022 तक की जो भी बारिश हुई है उसका इन्होंने अध्ययन किया है और इस आधार पर ये रिजल्ट दिया है। CEEW की रिपोर्ट है ये, और इनकी रिपोर्ट का नाम क्या है? डिकोडिंग इंडिया चेंजिंग मानसून पैटर्न। ठीक है। और इसमें बताया गया है कि पश्चिम में मानसूनी बारिश बढ़ रही है और पूर्व के अंदर घट रही है। नेक्स्ट है युद्धाभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024। ये आयोजित किया गया 2 से लेकर 15 जनवरी 2024 को। कहाँ पर आयोजित किया गया? महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर के अंदर। और ये किस किस का युद्धाभ्यास था? ये भारत और UAE के बीच का युद्धाभ्यास था।
बस इतना ही याद रखना है। इसके अलावा जो है बात करें तो महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में कौन कौन से युद्धाभ्यास हुए हैं। ऑस्ट्रो हिंद युद्धाभ्यास 2022 का, जो कि भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में होता है, वो हुआ है। अलन जहा 2022 का है, भारत और ओमान के बीच में हुआ है। भारत और यूएस का 2021 का युद्धाभ्यास हुआ है। शक्ति 2016 हुआ है। 2019 में भारत और फ्रांस का युद्धाभ्यास हुआ है। इंद्र 2013 में, और भारत और रूस का 2015 में आयोजित किया जा चुका है। तो ये महाजन फील्ड फायरिंग रेंज के अंदर युद्धाभ्यास है। नेक्स्ट है अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन। तो वंदे भारत जैसी आधुनिक सुविधाओं वाली ये ट्रेन है, नई ट्रेन। इसको रेलवे ने सामान्य ट्रेनों में बदलाव करके तैयार किया है, और पहली ट्रेन अयोध्या में चलाई गई है। और इसमें कितने कोच है? 22 कोच है। नॉन एसी और सीसीटीवी कैमरों से लैस है ये अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, और इसके अंदर कवच सिस्टम भी लगाया गया है। यह देश की पहली पुश पुल ट्रेन है। इसमें 2 इंजन है, ठीक है, 2 इंजन है, आगे भी है और पीछे भी है, तो दोनों तरफ से चल सकती है। इस ट्रेन की रफ्तार है 130 किलोमीटर प्रति घंटा। इसका नाम क्या है? अमृत भारत एक्सप्रेस ट्रेन, और ये पहली ट्रेन है अयोध्या में चलाई गई है। नेक्स्ट है रावण हत्या के बारे में। तो 22 जनवरी 2024 को अयोध्या के अंदर श्री राम जन्मभूमि प्राण प्रतिष्ठा समारोह के अंदर ऐतिहासिक अवसर पर प्रातः 10 बजे से लेके प्राण प्रतिष्ठा मुहूर्त के ठीक पहले तक, मतलब 2 घंटे तक, मंगल ध्वनि का जो आयोजन किया गया था। इसमें विभिन्न राज्यों के 25 प्रमुख और दुर्लभ वाद्य यंत्रों के मंगल वादन में मंगल ध्वनि कार्यक्रम कराया गया, और इसमें रावण हत्या को भी शामिल किया गया था। ध्यान रखिए, रावण हत्या जो है तत्व वाद्य यंत्र है। प्रथम एजुकेशन फाउंडेशन की एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन, ये असर रिपोर्ट आई 2023 की, और प्रदेश के भीलवाड़ा के अंदर ये सर्वे हुआ था। पहला एजुकेशन को लेकर सर्वे हुआ, असर रिपोर्ट 2023। इसके अनुसार 14 से 18 साल के जो 80% युवा है स्मार्टफोन से मनोरंजन के अंदर व्यस्त है। ये 17 जनवरी 2024 को जारी की गई है असर रिपोर्ट। और इसके अंदर बात करें तो देश के 25% युवा जो है क्षेत्रीय भाषा में कक्षा 2 स्तर का पाठ धारा प्रवाह से नहीं पढ़ पा रहे हैं। देश के 25% युवा तो ऐसे हैं जो क्लास 2 का ही पाठ नहीं पढ़ पा रहे हैं। इसके अलावा 57.3% युवा अंग्रेजी वाक्य पढ़ पा रहे हैं लेकिन अर्थ नहीं समझते हैं। भीलवाड़ा में सामने आया कि 17 से लेकर 18 वर्ग की 27% लड़कियों की तुलना में 27.1% लड़के फॉर्मल शिक्षा संस्थान में नामांकन उनका नहीं है। इसके अलावा 14 से 18 वर्ष के युवाओं में से 75.6% कक्षा में 2 का पाठ ही पढ़ पाए। केवल कितना? 25.6% कक्षा 2 का पाठ पढ़ पाए हैं 14 से 18 साल के। शिक्षण संस्थाओं में नामांकित कितने हैं? 83.3%, और 16.7% कहीं का नामांकन कहीं भी नहीं है। इसके अलावा 96.6% युवाओं के पास घर के अंदर स्मार्टफोन है। नेक्स्ट है 5 से 7 जनवरी 2024 को 58वीं पुलिस महानिरीक्षक DGIG कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया? तो यह आयोजन किया गया राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर। ठीक है, DGIG कॉन्फ्रेंस का आयोजन कहाँ किया गया है? राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर जयपुर के अंदर। तो जयपुर स्थित है राजस्थान इंटरनेशनल सेंटर। इसमें 3 दिवसीय था, और इसका उद्घाटन किया गया था गृह मंत्री अमित शाह जी के द्वारा। भारत के पहले वेटलैंड शहर के लिए यूनेस्को को भेजे गए 3 नामित शहरों में प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? तो राजस्थान का शहर है उदयपुर, इसको शामिल किया गया है। और यूनेस्को को भेजे गए हैं 3 नामित शहर, इसके अंदर एक है उदयपुर। और झीलों की नगरी उदयपुर देश का पहला वेटलैंड शहर बन सकता है, और भारत सरकार ने उदयपुर, इंदौर और भोपाल इसका नाम भेजा है यूनेस्को को। ठीक है, तो वेटलैंड सिटी के रूप में उदयपुर के अंदर है फतेह सागर, पिछोला, रंग सागर और उदय सागर झील। कौन कौन सी है? फतेह सागर, पिछोला, रंग सागर और उदय सागर झील। नेशनल स्टार्टअप दिवस 16 जनवरी 2024 के अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग के अंदर राजस्थान सरकार के किस स्टार्टअप को टॉप परफॉर्मर अवार्ड प्रदान किया गया? राजस्थान का स्टार्टअप है मिशन आई स्टार्ट, इसको प्रदान किया गया टॉप परफॉर्मर का अवार्ड। दिल्ली में आयोजित हुआ था ये स्टार्टअप इंडिया रैंकिंग के अंदर। नेक्स्ट बात करें बीकानेर के अंदर सौर उत्पादन की। तो वर्तमान में कितना उत्पादन हो रहा है बीकानेर के अंदर? तो 4324 मेगावाट का उत्पादन किया जा रहा है, और यहाँ पर काम प्रोसेस के अंदर है 9640 मेगावाट के सोलर प्लांट लगाने का काम अभी प्रोग्रेस के अंदर है। और इसमें से 5190 मेगावाट की परियोजनाएं जो है वो निजी क्षेत्र की है, बाकी गवर्नमेंट सेक्टर की है। पूगल इंपॉर्टेंट है। पूगल के अंदर राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के द्वारा
2000 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया जा रहा है और इसमें से 800 मेगावाट जो है बिजली के लिए कोल इंडिया कंपनी और सरकार के बीच में एमओयू किया गया है। ठीक है। भारत राजस्थान सोलर डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड पूगल के अंदर एक एक हज़ार के और छत्तीसगढ़ के अंदर 450 मेगावाट का प्लांट लगाएगी और वर्तमान में 4324 मेगावाट और 9640 मेगावाट प्रस्तावित सौर ऊर्जा प्लांट के पूर्ण संचालन के बाद बीकानेर के अंदर कितना उत्पादन हो जाएगा? तो ये उत्पादन हो जाएगा 13,964 मेगावाट। ठीक है। तो 9640 का जैसे ही काम पूरा हो जाता है तो बीकानेर में कुल उत्पादन हो जाएगा 13,664 मेगावाट। और जैसे ये इतना उत्पादन होगा तो बीकानेर जो है सौर ऊर्जा देने वाला विश्व का पहला जिला बन जाएगा। सबसे ज़्यादा जो उत्पादन हो जाएगा वो सबसे ज़्यादा बीकानेर ज़िले से हो जाएगा और विश्व का पहला ऐसा ज़िला बन जाएगा बीकानेर। प्रदेश का पहला हाइड्रो एनर्जी पंप प्रोजेक्ट कहाँ स्थापित होने जा रहा है? पहला है हाइड्रो एनर्जी पंप प्रोजेक्ट, तो ये स्थापित होने जा रहा है शाहपुर शाहबाद बारा के अंदर और इसके अंदर पानी से बिजली बनाई जाएगी, जो बारिश का पानी होता है उससे। और यहाँ 1800 मेगावाट क्षमता का प्रोजेक्ट लगाया जाएगा। इस प्रोजेक्ट की प्रक्रिया तो 3 साल पहले शुरू की गई थी, लेकिन वन्यजीव कन्वर्जन इसको मंजूरी के लिए प्रक्रिया जारी है और ये प्लांट रिन्यूएबल एनर्जी पर संचालित होगा और इसमें कुल 407 हेक्टेयर वन भूमि अधिकृत की जाएगी। और पंप हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट की बात करें तो इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या होता है, बारिश का जो भी पानी आता है उसको पहाड़ी से गिराया जाता है नीचे और उसके प्रेशर से टरबाइन को घुमाया जाता है। ठीक है। पहाड़ी पर बनाया कोई एक पॉइंट या स्टोरेज टैंक बना लिया जाता है, वहाँ पर इकट्ठा किया जाता है और इकट्ठा करने के बाद उसको जब नीचे गिराया जाता है तो उसके प्रेशर से टरबाइन घूमती है, उससे बिजली का निर्माण होता है। नेक्स्ट, केंद्रीय आवास और शहरी मंत्रालय के द्वारा 11 जनवरी 2024 को जारी किया गया वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग 2023। तो इसके अंदर राजस्थान को कौन सा स्थान मिला है? तो राजस्थान को स्वच्छता के मामले में 25वां स्थान दिया गया है। कौन सा स्थान दिया गया है? 25वां स्थान दिया गया है। पिछले वर्ष कौन सा था? 8वां स्थान था राजस्थान का। और इस बार जो शीर्ष राज्य रहा वो रहा महाराष्ट्र। महाराष्ट्र को शीर्ष स्थान दिया गया है वार्षिक स्वच्छता सर्वेक्षण रैंकिंग के अंदर। 2016 में ये शुरू किया गया था और इसका 8वां संस्करण था। सबसे स्वच्छ 10 शहरों में राजस्थान का कोई भी शहर शामिल नहीं है इसमें। और इस बार देश के 4477 शहरों के सर्वेक्षण को शामिल किया गया है। दुनिया का सबसे बड़ा शहरी सर्वेक्षण स्वच्छता सर्वेक्षण है, ये ध्यान रखिए। दुनिया का सबसे बड़ा शहरी स्वच्छता सर्वेक्षण है। और देश के सबसे स्वच्छ शहरों की बात करें तो इंदौर की लगातार 7वीं बार ये टॉप पर रहा है और 2023 की रैंकिंग में इंदौर के साथ सूरत और गुजरात भी संयुक्त रूप से शामिल रहा था। 1 लाख से कम आबादी वाले राज्यों की बात करें तो सासवड़ महाराष्ट्र इसके अंदर अव्वल रहा है। तो 1 लाख से ज़्यादा की आबादी में तो जो है ये कौन इसके अंदर रहा है? कौन? इंदौर। और 1 लाख से कम आबादी में सासवड़ महाराष्ट्र अव्वल रहा है। सबसे साफ सुथरे 10 शहर कौन से हैं? इंदौर और सूरत दोनों को संयुक्त रूप से पहला स्थान दिया गया है। दूसरे पे कोई नहीं है। तीसरे पे नवी मुंबई है। चौथे पे विशाखापट्टनम। 5वां पे भोपाल। 6 पे विजयवाड़ा। 7 पे नई दिल्ली। 8 पे तिरुपति। 9 पे ग्रेटर हैदराबाद और 10 पे पुणे। बात करें राजस्थान का क्या स्थिति रही है तो कचरा मुक्त शहर श्रेणी में प्रदेश के 240 निकायों में से केवल 3 निकायों ने जगह बनाई है जो कचरा मुक्त है। इसमें केवल डूंगरपुर ही 3 स्टार रेटिंग वाला शहर है और नाथद्वारा और उदयपुर को 1-1 स्टार मिला है। तो सबसे कचरा मुक्त शहर की श्रेणी में 3 है, डूंगरपुर, नाथद्वारा और उदयपुर। इसमें से डूंगरपुर को 3 स्टार रेटिंग मिली है। डूंगरपुर को ODF प्लस खिताब प्रदान किया गया है। कौन सा? ODF प्लस खिताब किसको प्रदान किया गया है? डूंगरपुर को। इसके बाद में हेरिटेज नगर निगम जयपुर, इसको उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। प्रदेश के शहरों की रेटिंग की बात करें तो 1 लाख से कम आबादी में शहर है डूंगरपुर, इसकी रैंकिंग है 551 और नाथद्वारा की रैंकिंग है 561। 1 लाख से अधिक आबादी की बात करें तो जयपुर नगर निगम हेरिटेज को 171वां स्थान मिला है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सबसे टॉप पर हमारा राजस्थान का यही है, 171वें स्थान पर जयपुर नगर निगम हेरिटेज। और 173वें स्थान पर है जयपुर नगर निगम ग्रेटर। उदयपुर को स्थान मिला है 206वां। तो ये थे चर्चित व्यक्ति और स्थान जनवरी मंथ के। थैंक यू फ्रेंड्स।